शर्मा जी को नमन करना चाहता हूँ। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा बेहतर शुरुआत कम से कम क्रांतिकारियों के बीच में किस तरह से की जा सकती है, क्योंकि लंबा नहीं बोलूंगा, बहुत संक्षिप्त कार्यक्रम है। बीते करीब करीब एक दशक पुराना संबंध है मेरा और शर्मा जी का, क्योंकि उसी तरह की विचार और उसी तरह की धारणाओं को लेकर हम लोग आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। मुझे बहुत अच्छा तब लगता है जब मैं उनको इस तरह से याद करता हूँ। अभी जो कविता बोल रहे थे उसमें एक पंक्ति आती है कि मैं इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के भाव जगाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। बड़े शर्म करने की बात है अशोकनगर शहर के लोगों के लिए कि इस शहर के सबसे बड़े सारस्वत परंपरा के बुद्धिजीवी श्री कृष्ण सरल को हम सबसे ज्यादा अगर कोई एक निभाता है इस पूरे शहर और पूरे देश में, तो वो नाम है श्री राम शर्मा जी। उनके परिवार के लोग, उनके साथ के लोग, उनके पढ़े हुए लोग, उनके रिश्तेदार लोग, उनको हम जैसे मानने और पहचानने वाले लोग उतना नहीं समझते जितना शर्मा जी समझते हैं। करीब करीब 125 से ज्यादा उनकी पुस्तकें, उनमें से अधिकांश उनके पास हैं, उनमें से अधिकांश पढ़ी हुई हैं। एक पूरा का पूरा जो लाइब्रेरी है उसका एक संग्रहालय का एक हिस्सा उन्होंने उन्हीं के लिए समर्पित कर दिया है। तो मेरे शहर के एक सबसे बड़े व्यक्ति को दूसरे शहर का व्यक्ति जो निभाता है, तो वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई नहीं हो सकता। हम बहुत गौरवान्वित हैं और आपके चरणों में कृतज्ञता पेश करते हैं कि आप हमारे आदर्शों को, हमारी पहचान को सुरक्षित रखे हैं और आपके हाथों में वो सुरक्षित है, ये जानकर हमको बहुत संतोष भी होता है। मैं सिर्फ 2 या 3 बातें आज के दिन विशेष के लिए आप लोगों के बीच में निवेदन कर देता हूँ कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को आज के दिन फांसी दी गई और देश का वो सबसे बड़ा शहीदी पर्व बन गया। और विडंबना देखिए कि आजादी के कई वर्षों बाद तक जब हिंदुस्तान के तमाम सारे राजनेताओं ने और दूसरी व्यवस्थाओं ने इन तीनों को शहीद का दर्जा नहीं दिया, तब इस देश के लोगों ने यह तय किया कि शहीद शब्द को अगर कोई पर्यायवाची दिया जाएगा तो वो भगत सिंह के नाम से दिया जाएगा। तो वो जो छोटे छोटे पद, जो छोटी छोटी हैसियतें लोगों को बख्शी गई थी, जिनमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से लेकर और दूसरे बड़े रत्न थे, भारत रत्न भी था, वो सब आज के दिन उनके आगे छोटे हो जाते हैं। अगर शहीद कोई आता है तो जैसे नेताजी अगर सुभाष चंद्र बोस है तो शहीद सिर्फ भगत सिंह ही रह जाते हैं। तो इतने कुल 23 वर्ष की उम्र में आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा काम करके चला जाए कि उस बरतानिया हुकूमत को हलाक दे जिसका सूरज कभी न डूबता हो। तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि जब जनरल असेंबली में उन्होंने बम फेंका था तो 2 नारे लगाए थे, एक इंकलाब जिंदाबाद और दूसरा नारा था कि साम्राज्यवाद का नाश हो गया, उसका विरोध है। तो एक बहुत बड़ी विचार के तौर पर वो जी रहे थे। और जिस दिन, चूंकि शर्मा जी बता रहे थे, जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई उस दिन आधे से ज्यादा देश ये मान बैठा था कि इनकी फांसी की सजा रद्द होने वाली है, क्योंकि वायसराय तक वो मामला पहुंच चुका था। बहुत कम मामले ऐसे थे जो वायसराय या लॉर्ड या उससे ऊपर तक पहुंचे थे, महारानी तक पहुंचने वाले मामले थे। और ये लग रहा था कि मदन मोहन मालवीय उस बात को कह चुके थे, गांधी जी पर बहुत प्रेशर था कि कैसे भी करके आप इस सब चीजों को रुकवाइए। तब भगत सिंह कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, भगत सिंह का मरना बहुत जरूरी है। जेल में बंद एक व्यक्ति, बकायदा 2 वर्ष की जेल की जो उनकी यात्रा है उसको पढ़िए, भगत सिंह समझ में आएंगे। उस दिन भगत सिंह कह रहे हैं कि जो सबसे बुरा काम हो रहा है वो ये हो रहा है कि मुझे जिंदा रखने का प्रयास किया जा रहा है। और वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे फांसी ना दी जाए, मुझे गोली से उड़ा दिया जाए। क्योंकि एक भगत सिंह उस देश की व्यवस्थाओं को या लाचारियों को खत्म करने के लिए उन्हें कम लग रहा था, इसलिए उन्हें लगता था कि बहुत सारे भगत सिंह तभी पैदा हो सकते हैं जब मैं मारा जाऊं। तो मैं 2-3 चीजें भगत सिंह और अशोकनगर के संबंध में आपके बीच में कह रहा हूं ताकि भगत सिंह हमेशा आपको याद रहे। कि एक नाम है जो अभी नहीं ले पाए चूंकि सर, गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम बहुत जरूरी है भगत सिंह को जब निभाएं तब उनका नाम लेना। एक ऐसे विद्यार्थी जी पत्रकार थे, पत्रकार के अलावा समाज सेवी थे, राजनीतिक कार्यकर्ता थे, इसके अलावा वो सामाजिक सौहार्द के लिए काम करने वाले बहुत बड़े व्यक्ति थे। अंग्रेजों के खिलाफ लगातार लिख रहे थे, देश जागरण कर रहे थे, 5 बार पूरी जो है पत्रकारिता की यात्रा में जेल गए। वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जब संदर्शन की हत्या के बाद ये सभी क्रांतिकारी फरारी के उसमें थे, तब इनको शरण दी थी उन्होंने। भगत सिंह को बलवंत के नाम से अपने छापा खाने में शरण दी, सराह दी और इसके अलावा उनके लेख उसी नाम से प्रकाशित किए। भगत सिंह उनके छापे खाने में छोटे मोटे काम भी करते थे और वो पूरी की पूरी वो समय था
जब जनरल असेंबली में एक बड़ा धमाका करने की योजना बनाई जा रही थी, तो क्रांतिकारी भगत सिंह को एक बड़ा भगत सिंह बनाने का जो जिम्मा उठाया था, वो मेरे वंश कुल परंपरा के एक बड़े व्यक्ति गणेश शंकर विद्यार्थी ने निभाया। तो उनको भूल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्हीं के दिए कुछ चीजें थी जिनके बाद भगत सिंह इतने बड़े बनते हैं। एक नाम श्रीकृष्ण सरल जी का जरूर लेना चाहूंगा कि जब उन्होंने अपनी लेखन यात्रा शुरू की, तो ये तय किया था कि जीवन भर जब तक कलम चलेगी सिर्फ शहीदी और क्रांतिकारियों के बारे में लिखूंगा। भगत सिंह के बारे में लिखा, चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा, इसके अलावा अनगिनत ऐसे क्रांतिकारियों के बारे में लिखा जिनके नाम हम नहीं जानते। जब वो भगत सिंह के बारे में लिख रहे थे, तो सर बता रहे थे राम शर्मा जी के बिना यात्रा करे, बिना चीजों को समझे वो नहीं लिखते थे। भगत सिंह को लिखना शुरू किया तो विद्यावती जी जो उनकी मां उनके पास पहुंची, उनके मित्रों के पास पहुंचे, कॉलेज के लोगों के पास पहुंचे, और लंबी यात्रा के बाद जब वो ग्रंथ तैयार हुआ, तो सरकार ने उनके सामने एक पेशकश की, उसे आप धमकी भी कह सकते हैं, पेशकश की कि आप इसका विमोचन सरकार के नुमाइंदों के हाथों कराएं। मगर उन्होंने कहा कि नहीं, इसके जो विमोचन का काम होगा वो विद्यावती जो भारत माता है, हमारे लिए भगत सिंह की माता है, उन्हीं के हाथों होगा। तो लगातार पूरे जीवन उन्होंने साहित्य को जो रचा, वो क्रांति और उनके खून से की जो खुशबू थी उससे रचा। जीवन भर कोई एक शब्द दूसरा नहीं लिखा। उस माटी से जो निकले हुए व्यक्ति थे श्रीकृष्ण सरल, वो अशोकनगर की धरती है। तो जिस व्यक्ति ने भगत सिंह को इतनी शिद्दत से निभाया, वो हमारी वंश परंपरा, हमारे कुल के दूसरे लोग हैं। उनका यहाँ इस तरह से होना और राम शर्मा जी द्वारा उनको लगातार जीवन भर देखते रहना बहुत बड़ी बात है। एक और बड़ी घटना मैं आपको समझा देता हूँ कि जब मैं बोल रहा हूँ कि देश भर ये चाह रहा था कि भगत सिंह जिंदा रहे, जेल से छूटे, तो उसमें एक आदमी बहुत ईमानदारी से एक काम कर रहा था और उसको ये पता था कि मैं ही एकमात्र व्यक्ति हूँ। उनको खुद को विश्वास था कि एकमात्र हिंदुस्तान में मैं ही व्यक्ति हूँ जो भगत सिंह को जेल से छुड़ा के ला सकता है, और उस व्यक्ति का नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जब इस पूरी मुहिम में लगे हुए थे और जब वो इस प्रयास में थे, इस योजना में थे कि भगत सिंह को कैसे बाहर लाऊं, तब अशोकनगर फिर जागृत होता है। 15 दिन इस पूरी योजना को बनाते, पछाड़ी खिड़ा के मंदिर पर रहे। भगत सिंह को निकालने के पूरे प्रयासों की जब रूपरेखा वो बना रहे थे, खनियादाना नरेश के पास मदद के लिए पहुंचे थे। तो उस पूरी यात्रा के बीच में 15 दिन पछाड़ी खिड़ा मंदिर में रहे, क्योंकि पहचान गोपनीय थी, हरारी के दौर में थे। उस दौर में अशोकनगर ने उनको शरण दी, उनको तमाम सारी सहायताएं दी। तो हम उतने छोटे शहर के भी नहीं है कि यहाँ से हम लोगों को उस तरह न समझा पाए कि क्रांति की चीजें किस तरह से रहे। कुछ महीने पहले मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में, खासकर बाल बलिदानियों के बारे में कथाएं सुनाई लोगों को कि कैसे स्वतंत्र भारत को इस तरह आगे बढ़ाने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए बच्चों ने शहीद दिया, कुर्बानियां दी हैं। तो आज के दौर में भगत सिंह इसलिए बहुत प्रासंगिक हो जाते हैं। एक आखिरी बात कह रहा हूँ कि उनकी उम्र कुल 17 वर्ष की होती है जब महात्मा गांधी का अहिंसक आंदोलन दुनिया भर में बहुत तेजी के साथ चल रहा था। भारत के बहुत बड़े नेताओं में भी इतनी हैसियत नहीं थी कि गांधी जी के मान्य सिद्धांतों का विरोध कर सके या उनकी अलग कोई धारा बना सके। जिस आदमी के पीछे आधी दुनिया और पूरा देश चल रहा हो, उनकी उस अहिंसक नीति के खिलाफ जो आदमी खड़ा हुआ सबसे पहले, उसका नाम भगत सिंह ही था। और नौजवान भारत सभा बनाकर उन्होंने कहा कि गांधी जी, मैं आपके इस विषय से, आपके इस मत से सहमत नहीं हूँ। अहिंसा अकेली विषय नहीं हो सकती जिससे आजादी आ सकती है। इसलिए ऐसी चीज अपनानी पड़ेगी जिससे जो लोग समझ सकते हैं, अगर वो लोग नरसंहार कर रहे हैं, वो लोग विद्रोह को दबाने के लिए दमनकारी नीति अपना रहे हैं, तो उनको उसी भाषा में जवाब देना पड़ेगा और आजादी अकेले चरखे भर से नहीं आएगी। सर पर कफन बांधना पड़ेगा, गोलियां खानी पड़ेंगी। तो भगत सिंह ने जो वंश परंपरा दी, जो एक धारा हमको दी है, वो उनके जाने के बाद खत्म नहीं होना चाहिए। और ये बात आखिरी में मैं दुर्गा भाभी के उस वाक्य से खत्म कर रहा हूँ कि भारत आजाद हुआ और दुर्गा भाभी के पास बहुत सारे लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का दर्जा दे रहे हैं। तब उन्होंने कहा था कि मेरा भगत सिंह अगर जिंदा होता तो सबसे पहले तुम्हें मार रहा होता। कि जिस आदमी ने देश को आजाद कराने की कसम की, उसको आपने ये कैसे स्वीकार कर लिया कि 2 धर्मों के आधार पर हम टुकड़ों में देश स्वीकार कर लेंगे और आजादी स्वीकार कर लेंगे। तो ये बहुत बड़े विचार है, क्योंकि समय बहुत कम है। आप सबने मौका दिया, धन्यवाद।